नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा का इलाका, जहां की पर्वतमाला में लौह अयस्क मिलता है, और यही लौह अयस्क और उसकी अंधाधुंध खुदाई ने इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। 54 साल से हो रही लाल मिट्टी की खुदाई ने न केवल यहां की जमीन, पानी, हवा को लाल कर दिया है, बल्कि यहां की आबो हवा को भी प्रदूषित कर दिया है। लोहा किसी भी देश के विकास की नींव रखता है, लेकिन अब यही लोहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के टकराव का हिस्सा भी बन गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर बकाया पैसों का वो आरोप लग रहा है, जिससे अब केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने है। सरकारें लड़ती रहेंगी, लेकिन इस युद्ध में जो पिस रहे हैं वो हैं इस इलाके के आदिवासी नागरिक, जिनकी जिंदगी पर मंडरा रही है लाल मौत। लाल सोने की खुदाई पर सरकार में लड़ाई। केंद्र सरकार की कंपनी पर राज्य सरकार के बकाए का आरोप। ट्रांजिट परमिट की रात, सरकार बनाम सरकार। एनएमडीसी के खुदाई, जिंदगी खतरे में आई। छत्तीसगढ़ का यह इलाका पूरे भारत में बहुत अहमियत रखता है, जिसकी वजह है लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ में देश के कुल लौह अयस्क भंडार का 19% भंडार पाया जाता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि इस इलाके में 403 करोड़ टन से ज्यादा लौह अयस्क पहाड़ों में जज्ब हैं। इन्हीं अयस्कों को खोदने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएमडीसी को ठेका दिया गया। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी, जिसने 1968 में पहली बार खुदाई के लिए इस इलाके में अपनी इकाई लगाई, और पिछले 54 साल से यह कंपनी छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजती आ रही है। लेकिन अब यही परिवहन एनएमडीसी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कैसे, इसे आपको समझाएं, उससे पहले आपको वो इलाका समझना होगा जहां लौह अयस्क की सारी खानें हैं। दंतेवाड़ा से लेकर कबीरधाम तक पूरा का पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ लौह अयस्क की खान से संपन्न है। इस इलाके में सबसे ज्यादा खनन इसलिए होता है क्योंकि इस इलाके में 66% शुद्धता वाला लौह अयस्क मिलता है। अब ये लौह अयस्क दो सरकारों के बीच कैसे जंग की मुहिम बन गया, उसे भी आपको समझाते हैं, जिसके लिए कुछ बेसिक बातें समझनी बेहद जरूरी है। दंतेवाड़ा से लेकर कबीरधाम तक की पर्वतमाला 350 किलोमीटर तक फैली है। इन्हीं पहाड़ों में मिट्टी के साथ लौह अयस्क निकलता है। लौह अयस्क एक कच्चा पदार्थ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कच्चा तेल होता है, जिसे रिफाइनरी में परिशोधित कर पेट्रोल, डीजल और तारकोल बनाते हैं। वैसे ही लौह अयस्क से पहले लोहा निकलता है, फिर स्टील और बाकी सब बनाया जाता है। लेकिन जमीन से कभी भी सीधा लोहा नहीं निकलता। अब पहाड़ों में सबसे पहले खदानों में ब्लास्ट करके माइनिंग की जाती है, यानी आयरन ओर निकाला जाता है। इसके बाद लौह अयस्क को रेल और ट्रकों के जरिए रिफाइनरी या फिर दूसरी परिशोधन कंपनी तक भेजा जाता है, जहां आयरन ओर को लोहे में परिशुद्ध किया जाता है। छत्तीसगढ़ का यह पूरा इलाका जंगली इलाका है, और इस इलाके से निकलने वाला लौह अयस्क वन उपज या वन संपदा है, जिस पर राज्य सरकार ट्रांजिट शुल्क लेती है।
और अब इसी ट्रांजिट शुल्क को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में ठन गई है। वनीय उत्पादों के परिवहन पर ट्रांजिट शुल्क लगता है। ट्रांजिट शुल्क राज्य सरकारें तय करती हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क पर 7 रुपए टन का टीआर है। ट्रांजिट शुल्क रास्तों के विकास का शुल्क होता है। ट्रांजिट शुल्क के बाद जंगल से ट्रांजिट परमिट बनता है। और अब इसी ट्रांजिट शुल्क को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में तनातनी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र की एनएमडीसी से 144 करोड़ के एरियर पेमेंट की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 144 करोड़ की मांग की है। पेमेंट न करने पर परिवहन रोकने की धमकी दी है। राज्य सरकार की 2002 से 2011 तक के एरियर की मांग है। एक बार में 1/3 यानी करीब 48 करोड़ रुपए की मांग की गई है। केंद्र सरकार अब इस मामले को अदालत में लेके जाने वाली है, जिससे इस मामले में टकराव की तकरार और बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ राज्य के इस फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो इस टकराव को सामने लेकर आया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में ओपीएस लेकर आई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 17,200 करोड़ रुपए की मांग की थी। ये पैसे छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के पीएफ के पैसे हैं। ओपीएस को लागू करने के लिए ये पैसे काफी जरूरी थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इन पैसों को निकालने से रोक लगा दी। हिमाचल में ओपीएस की ताकत को हर एक पार्टी देख चुकी है, महसूस कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव भी होने हैं, इसीलिए ये राजनीतिक तनाव अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। दोनों ही सरकारों का ये राजनीतिक तनाव भले ही कितनी भी देर तक क्यों न चले, लेकिन इस खनन से इस आदिवासी इलाके में रहने वाले नागरिक परेशान हैं। इस जंगली इलाके में कैसे प्राकृतिक संसाधनों का खनन किया गया, इसकी तस्वीरें देखकर कलेजा भी कांप जाता है। पहाड़ी इलाकों में हरे हरे जंगलों को काटकर पहाड़ियों को गंजा कर दिया गया, जिससे लाल खून निकल रहा है। आयरन ओर की खुदाई में जो लाल डस्ट और लाल धूल का कचरा निकलता है, उससे इस इलाके के पर्यावरण, जंगलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जंगल के पानी के प्राकृतिक स्रोतों और नदियों, झरनों का पानी लाल हो चुका है, जिसमें लोहे का लाल जहर घुलता जा रहा है। लाल पानी से ही शरीर को साफ किया जाता है, उसी को पिया जाता है, उसी से खाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले आदिवासियों के शरीर में अनेकों बीमारियां होने लगी हैं। इस इलाके में पैदा होने वाले नवजातों पर भी जिंदगी का खतरा है। ये आयरन और एनएमडीसी माइंस करती है यहाँ पे, है ना। कच्चे लोहे का वो माइनिंग करती है, उसका माइनिंग का पानी जो है नीचे उतरता है। आदिवासी बस्तियों में मंजर खौफनाक है। खेती के लिए लाल जमीन जहर बन चुकी है। लाल पानी विष है और हवा का लाल जहर सांस की नली को ब्लॉक कर रहा है। ये लाल पानी कितना, मतलब साफ पानी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये लाल पानी कितना खतरनाक है? धूप में नहीं रहता है, अभी अभी रहेगा। अच्छा। धूप में, बड़ा धूप में नहीं रहता है पानी यहाँ। अच्छा। थोड़ा थोड़ा रहता है, चिटकने। तो ये इसको कैसे पीते हैं? यहाँ से ले जाकर के इसको फिर से उबालते हैं? किस तरीके से पीने में काम आता है ये? नहीं उबालते हैं। नहीं उबालते हैं? हाँ। तो ये तो बीमार कर देगा। क्या फिर करूँगी साहब। इस इलाके में न स्कूल है, न सड़क, न अस्पताल। विकास के नाम पर केवल लाल रंग है, जो खनन के बाद इन पहाड़ों से निकलता है। इस इलाके के जंगल ही इन आदिवासियों के लिए सब कुछ थे, लेकिन विकास के नाम पर उनको भी पहले दूषित किया गया, फिर वो प्रदूषित हुए और अब वो विनाश के कगार पर पहुंच चुके हैं। ये पानी तो बहुत साफ नहीं है। कैसा पानी है? इसको कैसे पीते हो, कैसे साफ रखते हो इसको? लाल पानी है, लेकिन पी लेते हैं। पी लेते हैं? हाँ। पानी पीने का कोई और जरिया नहीं है यहाँ पे क्या? नहीं है। नहीं है। हाँ।
तो इससे तो बीमार हो जाएंगे सारे लोग। यहाँ पे तो बता रहे हैं कि जो बहुत ढेर सारे जो पशु हैं, जो और जानवर हैं, वो लोग तो कई मर चुके हैं। कई पशु जो है अभी भी यहाँ पे पानी जब पीते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है जो आदिवासी और जो लोग हैं यहाँ पे स्थानीय लोग, वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो आप लोग भी तो बीमार हो जाओगे। हाँ हाँ, बीमार तो होंगे ना। तो नदी का पानी पियेंगे तो लाल वाला पानी। भारत का संविधान इस इलाके पर भी लागू होता है, जो भारत के इन आदिवासी नागरिकों को भी जीवन जीने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। लेकिन शायद सरकार का तंत्र इस इलाके में विकास करने की सोच को कायम नहीं रख पा रहा है। इस किरंदुल में 2 कंपनी है, एक NMDC है और एक मित्तल कंपनी है। इस दोनों का नाम अगर जितना भी बोले जाए उतना कम ही है। लेकिन सबसे पहले तो ये जो पानी का लाल पानी का नाम से तो NMDC प्रबंधक को और मित्तल कंपनी को, ये तो लाल जहर का नाम से इनको जाने जाना चाहिए। इक्कीसवीं शताब्दी में अब छत्तीसगढ़ का यह संपन्न इलाका अपनी कुदरती संसाधन पर आंसू बहा रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, वो भी जिंदगी के नाम पर, सांसों की कीमत के नाम पर। लाल मौत के प्रहार और कहर से इस इलाके के लोग कब आजाद हो पाएंगे, इसका इंतजार अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से कन्हैया शुक्ला की रिपोर्ट, भारत 24। और आज की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान धरने पर बैठ गए हैं। ये धरना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट और शीर्ष पहलवान शामिल हैं। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि खिलाड़ी अब तानाशाही नहीं सहेंगे। कई दिनों से खिलाड़ियों को दबाया जा रहा था। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, बल्कि फेडरेशन से है। उनके साथ धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि महिला खिलाड़ियों का शोषण किया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों का कहना है पहलवानों पर दबाव बनाने के लिए उन पर गलत तरीके से बैन तक लगा दिया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जितने भी भारतीय पहलवान हैं वो किस तरह से जंतर मंतर पर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये दरअसल फेडरेशन के खिलाफ है। जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनके खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं भारतीय पहलवान। आप देख रहे हैं साक्षी मलिक भी आपको इसमें नजर आ रही हैं, बजरंग पूनिया, बड़े बड़े जो पहलवान हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं देश के लिए, वो किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह और उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है पहलवानों ने। धरना देने वालों में बजरंग पूनिया, दिनेश फोगाट, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक समेत 30 पहलवान शामिल हैं। बजरंग पूनिया ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर अपशब्दों का प्रयोग कर गाली देने का आरोप लगाया है। तो टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत देश के शीर्ष पहलवानों ने नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विनेश फोगाट हमारे साथ मौजूद है। विनेश जी, क्या परमिशन क्या रहेगा परमिशन? कल आप फिर आएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, कल फिर आएंगे जी। और भी लोग आपके जुड़ेंगे? और भी लोग जुड़ेंगे? अगला कदम क्या है? बिल्कुल, हमारे सभी कौन कौन जुड़ने वाले हैं अभी आपके साथ? जो बृजभूषण है वो खारिज कर रहे हैं। चोरी बोल करके ऐसे थोड़ी बोलता मैंने चोरी कर ली, तब तो उसको सजा ही मिल जाएगी ना सीधा। वो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने प्रूफ भी लेके आएंगे, लेकिन उनके सामने हम प्रूफ लेके आने के हम देश के प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और वो हमारी समस्या का समाधान निकालेंगे। आप सुन रहे थे जो भारतीय पहलवान हैं और उसमें आप महिला पहलवानों को भी देख रहे हैं। विनेश फोगाट जो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही हैं और उनका कहना है कि अब ये जो बात है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएगी और वही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और भारतीय पहलवानों ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं फेडरेशन पर, फेडरेशन के अध्यक्ष जो बृजभूषण सिंह हैं उनके खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है।
हमारे साथ बजरंग पुनिया हैं, पुलिस ले जा रही है। भाई पुलिस हमारे साथ है, सपोर्ट में है, पुलिस हमें कोई अरेस्ट नहीं कर रही है। तो ये फालतू की चीजें भी आप थोड़ा इग्नोर करिए, क्योंकि पुलिस से हम सिर्फ परमिशन के लिए गए थे, पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया। पुलिस प्रशासन पूरा हमारा सहयोग कर रहा है। सर, जिस तरह से वो कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की, वो एलिगेशन पूरी तरह से फॉल्स है, कोई ऐसा बात नहीं हुई है। देखिए वो जो सामने आए हैं खिलाड़ी और उन्होंने बोला है ये चीज़ें, तो झूठ तो किसी ने बोला नहीं होगा, तो वो सामने भी आएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सामने नहीं आएगी, क्योंकि जब पूरे देश में वो चीज़ें चल रही हैं तो वो झूठ कोई भी नहीं चलेगा। आगे प्लानिंग क्या है? आगे प्लानिंग प्रदर्शन जारी रहेगा। और तो साफ तौर पर है कि प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा बजरंग पुनिया कहते हैं। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से मामला सामने आया है, निश्चित रूप से काफ़ी संगीन आरोप हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ओर से क्या सफाई दी है, आइए वो भी अब आपको सुनवा देते हैं। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने, कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो पहलवानों की लड़ाई किस तरह से सड़क पर आ चुकी है, देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अक्षय इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, आप बातचीत कर रहे थे वहां पर पहलवानों से, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को भी हमने देखा, विनेश फोगाट, 30 पहलवान हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराजगी किस बात को लेकर है और इनकी मांग क्या है, क्या होना चाहिए अब आगे? देखिए, जिस तरह से देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान आज सड़क पे थे और उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। ब्रजभूषण शरण सिंह जो इंडियन फेडरेशन ऑफ रेसलिंग के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ, और साफ तौर पर उनका मानना है कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो पहलवानों को डांटते रहे हैं। कुछ महिला पहलवानों का तो आरोप है कि वो यौन शोषण भी तमाम जो एलिगेशन लगाए गए हैं, इसके अलावा तमाम कोचेस भी हैं, उनके खिलाफ भी ये मोर्चा खुला हुआ है। और बजरंग पुनिया का साफ तौर पे कहना था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे। विनेश फोगाट पूरी तरह से खुल करके सामने आई। साफ तौर पर उनका मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलना चाहते हैं। जिस तरह से फेडरेशन की लड़ाई सामने आई है, उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद है केसरगंज से और इंडियन फेडरेशन ऑफ रेसलिंग के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये गलत एलिगेशन लगाए गए हैं और इस तरह का एलिगेशन वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या पहलवानों से मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि मिलने का सवाल अभी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत काफ़ी गंभीर हैं। जाँच के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और इधर जो पहलवान हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब से मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, सुबह 11 बजे के बाद ये सुर्खियों में आया, उसके बाद पूरे देश में इस तरह की बातें चर्चा में सामने आने लगी। और ये कहा जा रहा है कि जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि कोई बिजनेसमैन है जो इन सभी पहलवानों को हमारे खिलाफ उकसा रहा है। साफ तौर पर है कि आरोप एक तरफ से लग रहे हैं, एक तरफ से सफाई दी जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जंतर मंतर का ये इलाका हमेशा हालांकि प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से देश का नाम रोशन करने वाले वर्ल्ड चैंपियन जो रहे हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, वो जिस तरह से जंतर मंतर बैठे वो सुर्खियां बटोर रहा है। और साफ तौर पर है कि पुलिस ने हालांकि अब सभी पहलवानों को यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 8 बजे के बाद कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। जब बजरंग पुनिया से हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि क्योंकि पुलिस सहयोग उनका कर रही है, लेकिन वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि एलिगेशन बहुत बड़ा है। उनसे ये भी पूछा गया, जब हमने पूछा कि आप वो सफाई दे रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह सफाई दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये गलत है, क्या सबूत देंगे, तो उन्होंने कहा कि सबूत भी दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं दिया जाएगा, समय आने पर सबूत निश्चित रूप से रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री से मिलने की बात साफ तौर पर पहलवान कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज की खबर है लेकिन वो कल भी खबर होगी और जब तक इस पूरे मामले का समाधान नहीं निकल जाता वो तब तक खबर रहेगी, क्योंकि ये देश के पहलवानों से जुड़ा हुआ है। देश की एक तरफ से कहा जाए तो क्योंकि बड़े चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं, बड़े पहलवान रहे हैं, बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, उनके साथ तमाम लोग यहाँ पर हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सफाई में जरूर ये कहते हैं कि ये सिर्फ 3% हैं, लेकिन 3% से बात नहीं हो सकती। वो सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो जिन्होंने देश का मान ऊंचा किया है, हमेशा लगातार वो पदक जीतते रहे हैं, ओलंपिक में पदक जीतते रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में पदक उनके नाम है। साफ तौर पर है कि अब सरकार को निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेना चाहिए और ये लगता है कि जल्द ही उस पूरे मामले की सुनवाई भी होगी, क्योंकि अगर ये मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचता है वो निश्चित रूप से बुला करके पूछेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है निश्चित रूप से काफी गंभीर एलिगेशंस। जी, जाहिर तौर पर अक्षय बहुत ही गंभीर आरोप हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए जा रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये भी बात कही जा रही है पहलवानों की ओर से और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मामला अब कितना ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं, वो भी जाकर मिली हैं महिला खिलाड़ियों के साथ। जी बिल्कुल, स्वाति मालीवाल ने जब ये मामला सुर्खियों में आया तो उन्होंने ट्वीट किया कि पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत पद से हटाना चाहिए। और जिस तरह से फिर पहलवानों से जाकर के वो मिली, विनेश फोगाट से इंटरेक्शन जब उनका हुआ, साफ तौर पर कहा कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और अगर जंतर मंतर पर वो बैठ करके इस तरह की बातें कर सकते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर मसला है। ऐसे ही कोई पहलवान या कोई खिलाड़ी सड़कों पे नहीं आता, प्रदर्शन नहीं करता। निश्चित रूप से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ये साफ तौर पर है कि पूरा मामला क्योंकि अब सुर्खियों में आ रहा है, निश्चित रूप से इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा। जैसा बता रहे हैं कि जो पहलवान है वो विरोध प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन्हें हटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया जा रहा है कि रात में वहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं और वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, कल एक बार फिर से धरने पर बैठेंगे और अपनी बात को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे और उनसे वो अपेक्षा कर रहे हैं कि जरूर उनका समर्थन करेंगे पीएम मोदी। तो ये मामला जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं स्वाति मालीवाल, वो भी वहां पर खिलाड़ियों से मिली हैं और ये भी जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस को उनकी ओर से नोटिस भी भेजा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं।